सो गाइस क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि सम निकालना है किसी एपी का अप टू 51st टर्म्स 51 टर्म्स तक सम निकालना है और सेकंड और थर्ड टर्म है एपी की 14 एंड 18। तो A2 हो गया 14, A3 हो गया 18। अच्छा, अब एक चीज़ देखेंगे कि टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं तो D निकाल सकते हैं यहाँ पर 18 माइनस 14 4 आ जाएगा D। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो होता है वही तो कॉमन डिफरेंस या सार अंतर होता है। तो यहाँ पर D4 आ गया। अच्छा, और अगर सेकेंड टर्म में से D माइनस कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी। तो A1 कितना आ जाएगा, A2 माइनस D, यानी कि 14 माइनस 4 10 आ गया ना। कर ही देते हैं, एक काम करते हैं, कोई स्टेप स्किप नहीं करते, यहाँ पर इजी है। तो A1 आ गया अपने पास, D आ गया अपने पास। अब हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं 51 टर्म्स तक का सम। तो S51 क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, 51/2 इंटू 2A1 प्लस n-1, 51 - 1 यानी कि 50 टाइम्स D कितना आ रहा है 4। ठीक है जी, 51/2 20 प्लस 200, तो ये बनेगा 51 इंटू 220 होगा। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 110। तो 0 1 5 6 1 0 5610 ये आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन 9 में ये कहा हुआ है कि भाई पहली 7 टर्म्स का जो सम है S7 वो तो है 49 और S17 जो है वो है 289। तो अपने को क्या क्या निकालना है, अपने को बताना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। Sn के लिए अपने को एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर बताना है फर्स्ट एंड टर्म्स के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं हम चीज़ें। तो S7 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स A1 प्लस n-1 यानी कि 7 - 1 6 टाइम्स D मल्टीप्लाइड बाय n/2 दैट इज इक्वल टू 49। ठीक है, एंड एक और भी चीज़ दी हुई है, S17 है तो 2 टाइम्स सॉरी 7 n की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी ना, सॉरी 2 टाइम्स। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो 7 से 7 इसको कट करते हैं यानी कि 2A1 प्लस 6D इक्वल्स 14 इस फॉर्म में कर देते हैं और अभी 2 से डिवाइड करके और ज़्यादा सिंपल होने वाली है ये। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। ऐसे ही S17 में हमें दिया हुआ है कि भाई S17 यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स A1 प्लस 16D मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 17/2 आ जाएगा आपकी बार, दैट इज इक्वल टू 289। तो 17 1 17 17 7 ओके, ठीक है, एंड 2 वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो 2A प्लस 16D है, तो हाँ 16D ही रहेगा। अब इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो A1 प्लस 8D इक्वल्स 17 आ जाएगा। इसको, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसमें से हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस जब करते हैं तब क्या होता है, माइनस 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 कट गया, 5D इक्वल्स 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, 2। ठीक है जी, D की वैल्यू 2 आ गई है। अब A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू D को यहाँ फिट कर डालो। A की वैल्यू क्या आएगी, A1 इक्वल्स 3 2 6 और 6 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर। तो A1 आ गया, D आ गया। अब अपने को निकालना है N, फर्स्ट N टर्म्स का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इनको जनरल फॉर्म में फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। तो 2 टाइम्स A1, Sn will be equal to 2 टाइम्स A1 2 प्लस n-1, तो n कुछ भी हो सकता है, n-1
टाइम्स डी, डी कितना है, d2 है, एंड दैट n/2 से मल्टीप्लाई वो होना है। तो 2 + 2n - 2 ये मल्टीप्लाई होना है n/2 से, तो ये तो कट गया है, और 2n² यानी कि n² से वो सम निकल जाएगा, चाहे कितनी भी टर्म्स तक का सम है वो निकालना हो हमें। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देखो वैलिड भी लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि देखो n की वैल्यू अगर 7 थी तो 7 7 49 ये निकला, n की वैल्यू 17 थी तो 17 × 17 289, क्योंकि 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला वैलिडेट भी हो रहा है यहीं से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 में ये कह रहा है कि शो कीजिए, बताइए, दर्शाइए, दिखाइए कि यहाँ पर अगर an nth टर्म के लिए ये जनरल फॉर्मूला वैलिड है तो ये AP बनाएगा ही बनाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, शुरुआत की 4-5 टर्म्स लेकर दिखा सकते हैं कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और उससे पता लग जाएगा कि हाँ ये AP बना रहा है। ठीक है, तो A1 कितना निकलेगा, अगर इसमें n = 1 रखेंगे तो 3 + 4 × 1 = 7। ऐसे ही A2 कितना निकलेगा, इसके अंदर 3 + 8 11। A3 कितना निकलेगा इसके अंदर, 3 + 4 3 12 एंड देन 15। एंड A4 कितना निकलेगा इसके अंदर, 3 + 4 × 4 16 देन इट इज 19। तो हमारे पास है यहाँ पर कर देते हैं 7 11 15 एंड 19। सबका कॉमन डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा, 4। ठीक है, तो d = 4 आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी कही जा सकती है। समांतर, सम अंतर, एक जैसा अंतर, एक जैसा डिफरेंस, तो वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। ऐसे ही दूसरे में भी दिखा सकते हैं, 4 टर्म्स इसमें भी ले लेते हैं। तो A1 कितना आ गया, 9 - 5 × 1 4 आ गया। A2 9 - 5 × 2 10 -1 आ गया। A3 9 - 5 × 3 15 -6 आ गया। तो इतनी ही एक और 4 ले लेते हैं भाई, 9 - 5 × 4 20 -11 आ गया। तो टर्म्स क्या है हमारे पास, 4 -1 -6 -11। तो कॉमन डिफरेंस देखो, -5 -5 -5, d आ रहा है यहाँ पर -5। सबके बीच का डिफरेंस कॉमन है, सेम है, इसीलिए d की वैल्यू -5 आ गई यहाँ पर, और बन गई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो 10th क्वेश्चन कंप्लीट। सो गाइस, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा हुआ है कि आपको कोई AP दी हुई है और AP के n टर्म्स का सम जो है इस फॉर्मूले से निकलता है, और वो फॉर्मूला क्या है, 4n - n²। तो यहाँ पर हमें बताने हैं अलग अलग टर्म्स और अलग अलग टर्म्स का जो सम है वो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अगर एक बार समझ में आ गया तो देखिए, अगर हम लोग कहते हैं कि S1 यानी कि सिर्फ फर्स्ट टर्म तक सम, यानी कि सिर्फ फर्स्ट टर्म, तो S1 विल बी इक्वल टू A1। ठीक है, क्योंकि S1 मतलब है पहली टर्म तक का ही सम। तो n को 1 रखो यहाँ पर, कितना आएगा, 4 × 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो आ गया ये 4 - 1 3। ठीक है, A1 निकल गया आपका, S1 निकल गया। अब S2 निकालेंगे तो n की वैल्यू आप 2 रखनी पड़ेगी। तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये निकलेगा 8 - 4 यानी कि 4। तो ये वैल्यू है S2 की, पहली 2 टर्म्स का सम ये है, और पहली 2 टर्म्स में से एक टर्म तो अपने को पता ही है। ठीक है, तो S2 - S1 क्या होगी, A2 निकल जाएगी। तो 4 - 3 करके 1, ये निकल गई हमारी A2।
ठीक है, A1 पता चल गया, A2 पता चल गया। अब एक और निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है S3 क्या होगा। S3 के लिए n की जगह 3 रखते हैं, 4 टाइम्स 3 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 3, राइट। तो जस्ट अ मिनट, या दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, S3 निकल गया। अब S3 निकल गया है तो S3 सम अप टू थर्ड टर्म माइनस सम अप टू सेकेंड टर्म, S3 में से S2 माइनस करेंगे तो हमें A3 की वैल्यू निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर देखो यार, A1 प्लस A2 प्लस A3 ये है, यहाँ तक का सम निकाल लिया हमने, यहाँ तक का सम माइनस यहाँ तक का सम, तो बचा क्या? A3। तो A3 की वैल्यू के लिए S3 माइनस S2 करेंगे। S3 कितना है? 3, S2 कितना है? 1। तो कितना आएगा? S3 माइनस S2, सॉरी S2 1 नहीं था, S2 था 4, A2 था 1, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, तो टर्म क्या बनेगी यहाँ पर? A1 था 3, A2 था 1, A3 था -1 एंड सो फोर्थ। तो A कितना बनेगा? 3, A1 3 आ गया और D कितना आ गया? माइनस का 2, क्योंकि 1 माइनस 3 होगा या -1 कर सकते हो। तो इससे अगर आपने A1 निकाल लिया और D निकाल लिया तो इसकी हेल्प से आप कुछ भी टर्म यहाँ पर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सिमिलर से क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी हैं। तो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन में कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है ना, या 12। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे? तो पहला तो जो मुझे समझ में आता है वो 6 होगा, और फिर दूसरा 12 होगा, और 6 का टेबल करते जाओ, तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मिलते जाएंगे। लास्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 40 टाइम्स 6, 240। क्यों भाई? क्योंकि देखो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 6 से 1 की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, दूसरा 2 की, तीसरा 3 की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, इसलिए जो 40th टर्म होगी वो 40 की 6 से मल्टीप्लाई करने पर सिंपल आ जाएगी। ठीक है, तो A तो यहाँ पर हो गया अपना 6, और अगर 12 में से 6 माइनस करो तो D भी अपना 6 ही आ रहा है जी। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला सम का। तो सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 40 हैं जी, बता रखा है हमें पहले भी। तो 20 आ गया यहाँ पर, 246 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट मीन्स 0 तो ऐसे ही है, 6 थ्रू 12, 1, 8 एंड 9 एंड 4, 4920 ये आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर से ही है, मैंने बताया था 12, 13 और 14। 13 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो पहले 15 मल्टीपल्स, 15 मल्टीपल या गुणज हिंदी में बोलते हैं, 8 के बताओ। तो सेम ही है, 8 होगा सबसे पहला, तो फिर 16 होगा, और ऐसे करके 15 टाइम्स 8 कर दो, 120, ये वाला लास्ट होगा। अब ये मैंने कैसे निकाला? क्योंकि लास्ट वाला बोल रखा है ना कि शुरुआत के 15 निकालने हैं ना, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो भाई 15 से 8 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो लास्ट वाला आ जाएगा, क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फर्स्ट वाला आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई करने पे सेकंड वाला, ऐसे ही 15 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 8 को तो लास्ट वाला भी आ जाएगा। अगेन सेम चीज़ करनी है। एस सम आ गया भाई आपके पास, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n जो कि है 15, राइट। तो 128 बाय 2 तो कितना आएगा भाई? 64 टाइम्स 15। ठीक है जी, 15 4 जा 60, 6 15
96, 960 आ गया जी। ठीक है, इजी था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो देखो, सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो भाई ऑड नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो हमें 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स लेने हैं, तो 1 3 5 ऐसे करके लास्ट वाला आएगा 50 से कम 49। तो ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ये तो हो गई लास्ट टर्म। ओके जी। अच्छा, अब हमें इनका सम निकालना है। तो देखो n की वैल्यू अभी भी अपने को नहीं पता है। वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि 24 25 ऐसे ही होगी, बट इतना नहीं करना चाहिए। अपने को n की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। तो देखो यहाँ पर d कितना आ रहा है, 5 - 3 2, ये हो गया आपका d। ठीक है, और a1 कितना आ रहा है, a1 या a1 आ रहा है आपका। तो nth टर्म, n की वैल्यू निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 टाइम्स d इज इक्वल टू 49। इसको वहाँ पर ले जाएंगे तो 48 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो 24 आ गया, n-1, n की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, n की वैल्यू 25 आ गई, n की वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए आप। तो क्या होगा, n की वैल्यू 25 से आपका आएगा n/2, Sn की वैल्यू आएगी n/2 प्लस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। ठीक है जी। तो 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 25 का स्क्वायर 625, ये आ गया आपका। ठीक है, n को वैसे भी बोल सकते थे, देखो 0 से 50 के बीच में 50 इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और 0 से 50 तक, और उसमें से आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। तो n की वैल्यू वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, पर हमने यहाँ पर करके दिखाया है, तो बढ़िया रहा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस 15 से लेकर 20 तक ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अब तक आप कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि डेली लाइफ में तो इसका यूज़ शायद ही हो। तो ये 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन डेली लाइफ के पर्पज़ से भी और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 15 में ऐसा बोला है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसी कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर एक दिन डेडलाइन फिनिश कर जाता है कॉन्ट्रैक्टर या फिर ठेकेदार, तो क्या होगा, उसे 200 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा। और अगर वो 2 दिन पार कर जाता है तो उसे 250 का फ़ाइन लगेगा, और अगर 3 दिन कर जाता है डेडलाइन पार तो उसे 300 का फ़ाइन लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसे 1 तारीख तक काम कंप्लीट करना था, वर्क फिनिश करना था, उसने 1 तारीख को नहीं किया तो उसे 200 का फ़ाइन देना पड़ा। 2 तारीख को भी नहीं किया तो 250 उस फाइन में ऐड हो गए। ठीक है, और उससे अगले दिन 300 और ऐड हो गए उसी फाइन में, अगर उसने कंप्लीट नहीं किया वर्क तो इस हिसाब से यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी बन रही है, जिसमें कि सार्वअंतर या फिर जो d है वो है 250 - 250। ठीक है, अब ऐसा कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि भाई उसने 30 डेज ऑलरेडी डेडलाइन फिनिश कर दी है। ठीक है, तो डेडलाइन जो थी अगर वो 1 तारीख की थी तो उसने 30th तक काम कंप्लीट नहीं करा है, तो 30 दिन आगे डेडलाइन के उसको कितना टोटल फाइन पे करना पड़ेगा ये बताना है हमें। तो देखो अगर ये एक एपी है तो n हमें दिया हुआ है 30, क्योंकि इतना दिन उसने काम ऑलरेडी लेट कर दिया है। तो अगर हम लोग 30 डेज का फाइन निकालेंगे तो SN फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये कितना होगा, SN विल बी n/2 यानी कि 30/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 29, 30 - 1 29 टाइम्स d जो कि है 50। अच्छा ये कितना होगा 15, यहाँ पर कितना आएगा 400, और यहाँ पर कितना आएगा 29 5 144। ओके, तो ये आ गया 1450 आएगा।
15 टाइम्स 1850, ओके। और ये कितना आएगा 0, 15 5 से 75 आया, 7 15 से 127 आया एंड 27 आया। तो 27,750 रुपीज़ उसको टोटल फाइन जो है 30 डेज काम लेट करने का उस कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा फाइन। तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल डेली लाइफ का ही है, ठीक है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन 16 है, जिसमें ये बोल रहा है कि भाई कि कंपटीशन हुआ किसी स्कूल के अंदर और उस कंपटीशन में हुआ क्या कि 7 प्राइजेस वो डिसाइड किए गए कि ये 7 प्राइजेस हम लोग देंगे और टोटल जो मनी उसके लिए रखी गई कैश प्राइजेस के लिए वो थी 700। तो 700 प्राइजेस के लिए जो ये 700 रुपीज़ रखे गए हैं, इसमें एक और चीज़ बताई गई है क्लियरली कि भाई अगर फर्स्ट प्राइज़ x रुपीज़ का है तो नेक्स्ट प्राइस उससे 20 रुपीज़ कम है और उससे नेक्स्ट प्राइस इससे भी 20 रुपीज़ कम है। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्राइस की जो वैल्यू है फर्स्ट प्राइस की, सेकंड प्राइस की, थर्ड प्राइस की, आप लोग देख सकते हो कि क्लियरली ये एक एपी बना रही है जिसमें कि डी कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर है 20 रुपीज़ एंड दैट इज -20 रुपीज़, ओके। माइनस क्यों? क्योंकि वैल्यू घटती जा रही है। अच्छा, अब एक और जो चीज़ देखने की है कि इस पूरी एपी में सिर्फ 7 टर्म्स हैं, क्योंकि 7 ही प्राइजेस हैं और उन 7 प्राइजेस की अगर वैल्यू को ऐड करते हैं तो कितना आता है S7, वो आता है 700। अच्छा, अगर फॉर्मूला लगाएं तो S7 का क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूले से S7 इज इक्वल टू 7/2 यानी कि n/2 इंटू 2 टाइम्स a 2 टाइम्स x प्लस n-1 7 - 1 6 टाइम्स d कितना है -20। दैट मीन्स 7/2 इंटू 2x -120, राइट। अच्छा, एंड दैट इज इक्वल टू 700, क्योंकि 700 रुपीज़ का ही तो प्राइस है वहाँ पर, कैश प्राइस टोटल। अब 7 से 100 को डिवाइड कर देंगे और 2 से उसे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तब आएगा 200 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना रह जाएगा 2x -120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120, दूसरी तरफ जाकर 200 में ऐड हो जाएगा तो 320 बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 160। तो भाई फर्स्ट प्राइस जो है वो 160 रुपीज़ का है। बट हमें सिर्फ फर्स्ट प्राइस की वैल्यू नहीं बतानी, हमें बतानी है सारे ही जो प्राइजेस हैं उनकी वैल्यू। तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू 160 रुपीज़ है। सेकंड प्राइस के लिए इसमें से 20 माइनस कर दो 140, ये हो जाएगी सेकंड प्राइस की वैल्यू। थर्ड प्राइस के लिए दोबारा से 20 माइनस कर दो 120। फोर्थ प्राइस के लिए 180, 60 एंड 40, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्राइजेस जो हैं उनकी वैल्यूज़ ये होंगी। क्वेश्चन सॉल्व, अगेन डेली लाइफ का ही है, राइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन 17 में ऐसा बोला हुआ है कि भाई क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे किसी स्कूल में ट्री को प्लांट करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 एंड इट इज़ गोइंग ऑल द वे टू क्लास 12, ठीक। अब ऐसा बोला हुआ है कि हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं और जितने भी ये स्कूल के बच्चे जो हैं ना, वो उन्होंने ये डिसाइड करा है कि भाई अगर हम लोग क्लास 1 में हैं तो हमारा हर सेक्शन 1 ट्री जो है वो प्लांट करेगा। अगर क्लास 2 में है तो 2 ट्री हर एक सेक्शन प्लांट करेगा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एपी को कुछ इस हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर क्लास 1 2 3 से लेकर चालू हो जाएंगे, क्लास 12 तक जाएंगे। और अगर यहाँ पर हर एक क्लास में 3 सेक्शन हैं तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मालूम हो जाएगा कि भाई इतने नंबर ऑफ ट्रीज हर एक सेक्शन वहाँ पर प्लांट करेगा। क्यों? क्लास 1 में 3 सेक्शंस हैं तो टोटल क्लास 1 के बच्चे कितने ट्री प्लांट करेंगे 1 × 3, 1 3 3। क्लास 2 में हर एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा
तो तीनों सेक्शन मिलकर कितने प्लांट करेंगे, 2 3 6, ऐसे ही 3 के लिए 3 3 9। तो ये हो गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। ठीक है, अब देखो इस एपी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और अगर इन दोनों को मिलाकर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, और n कितना है, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 12, और अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास S12 आ जाएगा बहुत इजीली, राइट। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर। तो 3 फर्स्ट टर्म, 36 लास्ट टर्म, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि ये आया 6, और अंदर हो गया 39। तो 39 टाइम्स 6, ठीक है, 6 9 54, 5 आया यहाँ पर, 6 3 18, 18 प्लस 5 23। तो 234 टोटल ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल। ठीक, तो क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे जो हैं उस स्कूल के टोटल मिलाकर 234 ट्रीज प्लांट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये 3 रह गए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे ये। चलिए देखते हैं इनको भी। क्वेश्चन 18 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 18 में बोला हुआ है कि भाई ये रही एक लाइन, और इस लाइन पर लिए हैं 2 पॉइंट्स A एंड B। अब पॉइंट A और पॉइंट B जो हैं इनके बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब 0.5 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस को या इतनी रेडियस को या इतनी त्रिज्या को लेकर हमने पहला एक सेमी सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है जी, ए को सेंटर माना पहली बार तो ओके। तो जैसे यहाँ पर पहुँच गए, सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ, अब हमने बी को सेंटर मानकर यहाँ से एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो अब जब ये सेमी सर्कल ड्रॉ करा हुआ है तो यहाँ पर इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है, ज़रा आप ध्यान से देखें, बी से लेकर इस पॉइंट तक, जो कि कितना था, 2 ऑफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वन, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसके लिए, नेक्स्ट वाले के लिए रेडियस। और थर्ड वाले के लिए हमने ए को दोबारा से सेंटर मान लिया, और ए को जब दोबारा से सेंटर मान लिया तो अब ये देखिए रेडियस यहाँ से यहाँ तक तो 1 थी, यहाँ से यहाँ तक 0.5 थी, तो रेडियस हो गई 1.5 सेंटीमीटर। और ऐसे करके 0.5 सेंटीमीटर्स बढ़ती जा रही है रेडियस। तो उससे अगले वाले के लिए इतना बड़ा सेमी सर्कल हो गया, उससे अगले वाले के लिए और ज़्यादा बड़ा। तो ऐसे टोटल 13 सेमी सर्कल्स लिए हैं, और इन 13 सेमी सर्कल से मिलकर बनने वाले इस स्पाइरल या सर्पिल की अपने को लेंथ जो है वो पता करनी है। तो देखिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है ये करना। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि अगर इन रेडियस को देखें तो इन रेडियस की बन रही है क्या, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और अगर इसको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगी, जितने भी सर्कल्स बने हैं ना उन सब की रेडियस की या फिर त्रिज्या की लेंथ का सम आ जाएगा अगर इन सबको सम करें तो। पर हमें रेडियस का सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए सम किसका, सरकमफ्रेंस का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन सब को पाए जो कि होता है 22/7, 22/7, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखें तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये होता है पूरे सर्कल के लिए। और सिर्फ सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय हाफ, यानी कि पाई इंटू आर। तो पाई इंटू दिस मच विल बी द सर्कमफ्रेंस फॉर द फर्स्ट सर्कल, पाई इंटू दिस मच विल बी सर्कमफ्रेंस फॉर द सेकेंड सर्कल, पाई इंटू दिस मच फॉर द थर्ड सर्कल। और ऐसे करके सारी सबके लिए अपने को पता चल जाएगी क्या, वो जो भी निकलती है सर्कमफ्रेंस वो। ठीक है, अब देखो क्योंकि पाई कॉमन है तो इसको एक काम करते हैं, कॉमन ही रहने देते हैं, क्योंकि इसको अगर एंड में भी मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए इसको मैंने बाहर ही रखा हुआ है पाई को। अब इस वाली के लिए, इस वाली AP के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN विल बी इक्वल टू N, यानी कि 13/2 इंटू 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स 0.5 प्लस N-1, N कितना है 13,
13, अच्छा n भी लिख देते हैं, यहाँ पर 13 है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक सर्कल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है d, वो है 0.5 सेंटीमीटर का या 0.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो n-1 यानी कि 13 - 1 12 टाइम्स d कितना है 0.5, तो ये रहा। अच्छा, तो ये तो अंदर वाले के लिए है। अगर इसको हम लोग पाई से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें Sn मल्टीप्लाइड बाय पाई यानी कि टोटल इसकी जो लेंथ है, सर्कमफ्रेंस जो है ऐड अप होके जो आ रही हैं, वो अपने को पता चल जाएगी। तो इस हिसाब से करते हैं इसको। तो 13/2 इंटू 22/7 आ गया, पाई था ना, ये तो हो गया 1 और ये कितना हो गया 6। तो 6 + 1 7 जो कि इस वाले से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट। तो 2 से दोनों डिवाइड हो गए। 11 3 33, 11 1 11 प्लस 3 143 सेंटीमीटर। तो भाई इतना हो गया वो जो स्पाइरल या सर्पिल बनेगा उसकी टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल विल बी 143 सेंटीमीटर। देख लो कितना इजी हो गया क्वेश्चन अगर हमने उसको समझ के कर लिया तो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पकड़ में आ जाए तो उसका जल्दी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब क्वेश्चन जो 19 है वो भी कुछ इसी टाइप का ही है, तो देखते हैं वो क्या है। तो गाइस क्वेश्चन 19 में यहाँ पर आपको इस टाइप का एक डायग्राम दिया हुआ है और बताया हुआ है कि आपके पास 200 लॉग्स थे और उन 200 लॉग्स को आपने रोज में एक के ऊपर एक स्टैक किया है, ठीक है। तो जब आपने ऐसे उनका गट्ठर बनाया है या उनको स्टैक किया है तो आपके पास पहली जो थी रो उसके अंदर तो आ गए 20 लॉग्स, दूसरी वाली रो के अंदर आ गए 19 लॉग्स और ऐसे एक एक घटते हुए आपने वहाँ पर उनको स्टैक किया। तो यहाँ पर हमने जो AP बनाई है वो बनाई है नंबर ऑफ लॉग्स इन अ रो। तो फर्स्ट रो में 20, दूसरी रो में 19 और ऐसे करके। और इस AP के लिए फर्स्ट टर्म तो हो गई भाई 20 और अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 19 - 20 d = -1 और यहाँ से d = -1 कुछ भी ले लो, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम ही होता है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें Sn दिया हुआ है 200 यानी कि टोटल नंबर जो है यहाँ पर लॉग्स का वो 200 है। मतलब अगर इसको सारी रोज के जितने भी लॉग्स हैं उनके नंबर्स को सम करोगे तो 200 आएगा। सही बात है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो फॉर्मूले में अगर इस 200 को रखते हैं तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn यानी कि 200 विल बी इक्वल टू n/2। अब कितनी नंबर ऑफ रोज बनी हैं वो तो अपने को पता नहीं है ना, n/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू d। d कितना है, d है हमारा -1, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं यहाँ से, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा, चीज़ें इजी हो जाएंगी। n इंटू ये हो गया 40 प्लस ऑफ माइनस का n प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया n² माइनस का। एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। तो पहले इसको एक रो में सॉल्व करते हैं, उसके नेक्स्ट वाली में इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो 40 + 1 41n माइनस n²। और जब दूसरी तरफ गया तो ये बना n² प्लस माइनस 41n प्लस 400 = 0। तो अब यहाँ पर 400 के आपको फैक्टर्स बनाने हैं। बनाइए भाई 400 के फैक्टर्स और ऐसे चूज़ करेंगे कि 41 वहाँ पर आए। तो देखते हैं इसको भी। तो देखिए 2 से करेंगे 200 और फिर 2 से करेंगे 100 एंड देन 2 से करेंगे 50 एंड देन 2 से करेंगे 25। अच्छा, यहाँ पर रुक जाइए क्योंकि 25 यहाँ पर है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा कितना होगा 16 एंड 25 प्लस 16 होते हैं 41। तो आ गया हमारे पास n² माइनस 25 n माइनस 16n प्लस 400 = 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 25 आया, 16 कॉमन लिया तब n माइनस 25 आया, राइट। तो n की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो आई है 16 और दूसरी आई है अपने पास 25।
ओके, अब इन दोनों में से कौन सी चूज़ करें, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सी चूज़ करेंगे। भाई अगर आप यहाँ पर देखें ना तो आपको लास्ट टर्म भी निकालनी ही है, राइट। तो अगर लास्ट टर्म निकालेंगे तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि ए एन या फिर ए एल विल बी इक्वल टू, एक काम करते हैं, पहले A25 निकाल लेते हैं फिर A16 निकालेंगे। तो A25 विल बी इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n कितना है 25, 24 टाइम्स माइनस का 1, तो 20 माइनस 24, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब देखो क्या कभी ऐसा होगा कि कहीं पर नेगेटिव में कुछ चीज़ रखी होगी, यहाँ पर -1 बोर्ड है, यहाँ पर -x मार्कर्स रखे हुए हैं, यहाँ पर -5 नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव में नहीं जाते हैं, इसीलिए इसकी कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो ए एन जो है वो लेंगे, जो n है उसकी वैल्यू लेंगे हम लोग 16, और ए एन की वैल्यू क्या निकलेगी 20 प्लस 16 इंटू -1 यानी कि 4, ठीक है। दैट मीन्स कि लास्ट वाली जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसके अंदर 4 लॉग्स रखे होंगे, और साथ साथ ऐसे टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी 16 यहां पर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में कहा हुआ है कि भाई एक पोटैटो रेस है, यहां से आप स्टार्ट करते हैं जहां पर बकेट रखी हुई है। पहला पोटैटो 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वहां पर रखा हुआ है। आप जाएंगे यहां पर, पोटैटो उठाएंगे और भागकर वापस आएंगे और पोटैटो इधर बकेट में या बाल्टी में फेंकेंगे। यहाँ से आप दोबारा भागेंगे, नेक्स्ट पोटैटो जो है यहाँ से 8 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और उससे नेक्स्ट जो है 3 मीटर और आगे यानी कि 11 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसे करके अगर एक कॉम्पिटिटर भागकर पोटैटो को डालता है वापस बकेट में, और ऐसे 10 पोटैटोज टोटल हों, तो n यहाँ पर 10 दिया हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है। तो अगर ऐसे 10 पोटैटोज हों तो फिर कितना डिस्टेंस कॉम्पिटिटर भागेगा या रन करेगा वो अपने को बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर सिंपली एक एपी बन रही है, या फिर डिस्टेंस जो कह लें पोटैटो की, उससे डिस्टेंस कहाँ से, बकेट से। तो पहला 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरा 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, तीसरा 11 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ऐसे करके टोटल 10 पोटैटोज हैं। अगर इस पूरी एपी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अपने को वो डिस्टेंस पता लग जाएगी जो कॉम्पिटिटर दौड़ेगा। तो यहाँ से 5 मीटर यहाँ जाने के और 5 मीटर वापस आने के 10 मीटर पहले पोटैटो के लिए दौड़ेगा, दूसरे पोटैटो के लिए 8 मीटर यहाँ जाने के और 8 मीटर आने के, तो 8 2 16 मीटर दौड़ेगा। तीसरे वाले के लिए 11 2 22 इतने मीटर दौड़ेगा, और ऐसे करके हम लोग एक न्यू एपी बना रहे हैं जो एक्चुअल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर के द्वारा भागी जाने वाली उसको बता रही है अपने को। तो अब 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर ऐसे करके एपी जो हमने बनाई है नई वाली, इसके लिए ये तो हो गया ए, कॉमन डिफरेंस हो गया 6 मीटर, ठीक है जी। तो a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 6 रखकर अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालें, और n 10 दिया ही हुआ है भाई हमें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज जो हैं वो 10 है, तो S10 निकालें अगर, तो यहाँ पर S10 क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी पड़ेगी वहाँ, ट्रैवल नहीं रन करनी पड़ेगी उस कॉम्पिटिटर को, तो S10 कितना हो जाएगा 10/2 इंटू 2 टाइम्स a कितना है 10 या 10 प्लस n-1 जस्ट अ मिनट, या n-1 यानी कि 9 टाइम्स 6, ठीक है जी। ये तो हो गया भाई 5, और अंदर क्या रह गया 20 प्लस 6 9 54, ओके। 5 टाइम्स 74, 5 4 20, 5 7 35 एंड 2 37, 370 मीटर्स वहाँ पर डिस्टेंस दौड़नी पड़ेगी कॉम्पिटिटर को, तब जाकर वो सारे पोटैटोस को, आलूओं को उठाकर वहाँ बकेट में डाल पाएगा। तो इतना जब दौड़ेगा
इतना रन करेगा तो थक तो जाएगा ही वो, और आप भी थक गए होंगे इतने सारे क्वेश्चन करके। इसीलिए आज के एक्सरसाइज को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर भी इसी एक्सरसाइज के साथ समाप्त हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होगी किसी दूसरे चैप्टर पर, क्योंकि अलजेब्रा वाला पार्ट जो है आपकी क्लास 10th का, इसके साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग वीडियोज़ गाइज एंड कीप स्टडिंग।